चेयर आगे कर लो, जो हमारी आगे सर्किल आगे अब थोड़ी सी जगह देखिए। हेलो, लाइट टीम हमारी आईएनसी लाइट डन। शुरू कराएगा तो थोड़ी देर से आने के लिए माफी। हमारे बीच हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एआईसीसी कम्युनिकेशन इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी श्री जयराम रमेश जी आज एक खास अहम मुद्दों पे आप लोगों के बीच उपस्थित हैं। साथ ही हमारे साथ हैं एआईसीसी के सेक्रेटरी विवेक बंसल सर, जिनको से आप लोग पहले से वाकिफ हैं। हमारे चंडीगढ़ के अध्यक्ष हमारे लतीफा जी, शमा मोहम्मद जी राष्ट्रीय प्रवक्ता, हमारे अमित बाबा सैनी और पंजाब के मीडिया कोऑर्डिनेटर जसकरण कालो सर। तो अब समय ना लेते हुए मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आपको संबोधित करें। तब इसके बाद 1-to-1 सवाल और पूरा समय है हमारे पास, कोई जल्दीबाजी नहीं। नमस्कार साथियों, अब तक 5 चरणों के लिए चुनाव हो चुका है। 428 सीटों में चुनाव हो चुका है और कल 98 सीटों में चुनाव होगा। पहले 2 चरण के बाद ही जो चुनाव 19 अप्रैल और 27 अप्रैल को हुए थे, पहले 2 चरण के बाद ही ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि दक्षिण भारत में बीजेपी साफ और उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत में बीजेपी हाफ। मैं ये क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि एक तो जो हमें जानकारी मिल रही थी हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं से, नागरिक संस्थाओं से, अलग अलग लोगों से जो राजनीति में विशेष दिलचस्पी रखते हैं, उनसे जो हमें जानकारी हम हासिल कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन, कांग्रेस पार्टी के इंडिया जनबंधन पार्टियों का प्रदर्शन इस बार बहुत मजबूत है 2019 की तुलना में। और दूसरी बात, 19 तारीख के बाद निवर्तमान प्रधानमंत्री के भाषा में, उनके प्रचार में बहुत बदलाव आया, जिसका मैं कुछ जिक्र करने वाला हूं। तो पहले 2 चरण के बाद ही ये तय हो गया कि कांग्रेस पार्टी को और इंडिया जनबंधन की पार्टियों को स्पष्ट और निर्णायक जनादेश मिलने वाला है 4 जून को। इसीलिए 19 तारीख से लेकर मैं हमेशा नरेंद्र मोदी जी को निवर्तमान प्रधानमंत्री का नाम से मैं पुकार रहा हूं। इसमें कोई शक नहीं है कि 2019 के तुलना में जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल सफाया हुआ था, मिसाल के तौर से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, इन राज्यों में 2019 में बिल्कुल हमारा सफाया हो गया था। पर इस बार जिस उत्साह के साथ लोग आए हैं, अपना मत दिया है और अपनी नाराजगी प्रकट की है चुपचाप तरीके से, ये हमें विश्वास दिलाता है कि हमें जनादेश मिलने वाला है और ये जनादेश स्पष्ट और निर्णायक जनादेश होगा इंडिया जनबंधन की पार्टियों के लिए। दूसरी बात, जो मुद्दों को लेकर हमने अपनी रणनीति तैयार की थी, जो हमारा चुनाव प्रचार था, ये पहले भारत जोड़ो यात्रा के समय और बाद में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय ये तय किया गया था। हमारे 5 न्याय हमने जनता के समक्ष रखा: नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय,
श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय, और हर एक न्याय को लेकर हमने 5 गारंटियां दी, यानी कि 5 न्याय 25 गारंटी का कार्यक्रम का एजेंडा हमारा था, जो हमने और हमारे नेताओं ने प्रचार किया इस चुनाव अभियान में। खास तौर से क्योंकि अभी चुनाव हरियाणा और पंजाब में भी होने वाले हैं, मैं खास तौर से किसान न्याय का जिक्र करना चाहता हूं, क्योंकि किसान इन 2 राज्यों की रीढ़ की हड्डी हैं, और ऐसे तो सारा देश कृषि प्रधान देश है, पर खास तौर से जहां चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश, बिहार और विशेष तरीके से हरियाणा और पंजाब में, किसान न्याय को लेकर हम ये कह रहे हैं कि पिछले 10 साल में जो किसानों को पीड़ा पहुंचाया गया है, जो अन्याय और अत्याचार किसानों पर हुआ है, जो किसान आंदोलन के समय सारा देश गवाह था, उससे मुक्ति पाने के लिए हमने किसान न्याय को लेकर 5 गारंटियां दी। मैं सिर्फ 2 गारंटियों का जिक्र करूंगा। पहला गारंटी यह है कि हमने वादा किया है कि एमएसपी को हम कानूनी दर्जा देंगे, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो 24 कृषि पदार्थों पर लागू किया जाता है, जो कृषि उत्पादन किया जाता है, 24 ऐसे कमोडिटीज हैं जिनके लिए एमएसपी घोषित की जाती है, और हमने ये वादा किया है कि एमएसपी के लिए एक विशेष कानून बनाया जाएगा, और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संपूर्ण खेती की लागत और उसको 1.5 गुना बढ़ाकर उस स्तर पर एमएसपी हम तय करेंगे। और दूसरी बात जो हमने गारंटी दी है कि पिछले 10 साल में हमारे निवर्तमान प्रधानमंत्री ने अपने खास दोस्तों 21 पूंजीपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। 16 लाख करोड़ रुपया, पर किसानों का 1 रुपया कर्जा भी नहीं माफ हुआ। 2008 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की नेतृत्व में 72,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ किया गया था, और हमने ये गारंटी दी है कि इस बार कर्जा माफ हम करेंगे, किसानों का कर्जा माफ होगा। और जिस तरीके से 2008 में पंजाब में 5 लाख किसानों को फायदा पहुंचा, हरियाणा में 9 लाख किसान परिवारों को फायदा पहुंचा, बिहार में 18 लाख किसानों को फायदा पहुंचा, और उत्तर प्रदेश में करीब 58 लाख किसानों को फायदा पहुंचा, उसी तरीके से हम कर्जा माफी का एक परियोजना बनाएंगे और जल्द से जल्द ये कर्जा माफी शुरू होगा। अभी 3 या 4 दिन पहले केंद्र सरकार की ओर से एक खत गया है सारे राज्यों के मुख्य सचिवों को कि जो किसान पराली जलाते हैं उनको एमएसपी नहीं देना चाहिए। हमने इसका कड़ा विरोध किया है। हमारा ये मानना है कि किसान पराली जलाते हैं क्योंकि वो मजबूर हैं और कोई रास्ता नहीं है, कोई विकल्प नहीं है किसान के सामने, इसीलिए वो स्टबल बर्निंग होता है, पराली जलाई जाती है, और उनको भी एमएसपी लागू होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे किसान न्याय को लेकर हमने कई गारंटियां दी हैं। श्रमिक न्याय को हमने कहा है कि न्यूनतम मजदूरी 400 रुपया होना ज़रूरी है। जब कांग्रेस पार्टी 400 पार की बात करती है, 400 पार माने 400 रुपया प्रतिदिन मजदूरी, 400 सीट नहीं, 400 रुपया मजदूरी, और उस 400 पार का हमने भी गारंटी दिया है श्रमिकों के लिए। और महिलाओं के लिए हर गरीब परिवार की एक महिला को हर साल 1 लाख रुपया सीधे उनके बैंक के खाते में डाला जाएगा। और युवा न्याय को लेकर हमने कहा है कि जो कोई युवा डिप्लोमा खत्म करता है या करती है और डिग्री पाता है या पाती है, उनको
पहले 1 साल के लिए प्रशिक्षण में लगाया जाएगा। उसके लिए एक कानून बनाया जाएगा, राइट टू अप्रेंटिसशिप एक्ट, और 1 लाख रुपया मुआवजा उनको दिया जाएगा। तो हम ये मानते हैं कि हमारे चुनाव प्रचार एक सकारात्मक एजेंडा को लेकर हमने जो प्रचार किया है, 5 न्याय 25 गारंटी को लेकर, वो जनता में गूंज रही है। जनता ने उसका स्वागत किया है। हमने देखा भारत जोड़ो यात्रा के समय, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय, और उसी उत्साह और उसी ऊर्जा के साथ लोग आए हैं और चुपचाप तरीके से उन्होंने अपनी नाराजगी जताई है मौजूदा मोदी सरकार की। प्रधानमंत्री 19 तारीख अप्रैल, निवर्तमान प्रधानमंत्री 19 अप्रैल के बाद अपनी उन्होंने भाषा बदल दी और सारी उनकी राजनीतिक रणनीति सांप्रदायिक रणनीति बन गई। उन्होंने अपने कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र को एक सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया। अभी उन्होंने कुछ 45 इंटरव्यू दिए हैं अखबारों को और टीवी चैनलों को। वो इंटरव्यू नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो एक तरफा बातचीत हो रहा है, और अभी तो बिल्कुल साफ हो गया है कि हमारे निवर्तमान प्रधानमंत्री अपने आप को इंसान नहीं मानते हैं बल्कि अपने आप को भगवान मानते हैं। तो इस चुनाव में हम ऐसे व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं जो अपने आप को भगवान मानकर चुनाव में निकले हैं। तो पर उनकी भाषा, हिंदू मुस्लिम की भाषा, धर्म की भाषा, धर्म को राजनीतिक चश्मे से देखना, नजरिए से देखना, यही उनकी भाषा रही है। पर हमने बिल्कुल साफ कहा है कि कांग्रेस पार्टी का एक ही मकसद है, ये जो हमारा भारत का संविधान है, जो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अपनाया गया, ये बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है, जो इसके मुख्य निर्माता थे, इसको बचाना है। इसमें जो मूल सिद्धांत है, बेसिक स्ट्रक्चर है, पंथ निरपेक्षता, समाजवाद और सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक न्याय, आरक्षण द्वारा सामाजिक न्याय, ये खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। और इसका सबसे बड़ा मिसाल अभी आप जानते हैं 30 जनवरी 2024 को जिस तरीके से चंडीगढ़ में इस संविधान का हत्या किया गया, इस संविधान को मारा गया, लोकतंत्र को दबाया गया और सुप्रीम कोर्ट को 19 फरवरी में आदेश देना पड़ा कि जो 30 जनवरी, और आप जानते हैं 30 जनवरी गांधी जी की शहादत दिवस है, और गांधी जी के शहादत दिवस को बीजेपी ने इस लोकतंत्र को चंडीगढ़ में इसकी हत्या की थी और सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि ये लोकतंत्र की हत्या है और ये चुनाव उन्होंने रद्द कर दिया। तो हमारी जो रणनीति है, हमारी जो लड़ाई है इस चुनाव में, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए, और खास तौर से जो मैंने 5 न्याय गिनाए हैं, युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय को आगे ले चलने के लिए। अंत में मैं चंडीगढ़ के बारे में 1-2 शब्द कहना चाहता हूँ। मुझे पता नहीं आपको जानकारी है कि नहीं, जब मैं पर्यावरण मंत्री था, चंडीगढ़ में एक प्रोजेक्ट हुआ करता था, मल्टी स्टोरी फ्लैट बनने का प्रोजेक्ट था एक निजी कंपनी द्वारा, और सुखना झील पर उसका एक खतरा था। और जब मैं पर्यावरण मंत्री था उस पर मैंने रोक लगाया था, और उसके कारण वो जो कंपनी थी वो कोर्ट में गई, पर कोर्ट ने मेरे निर्णय को सही माना और चंडीगढ़ बच गया। पर पिछले 10 साल में जो मनमोहन सिंह जी के समय में जो विकास हुआ था और जो विकास की गुंजाइश थी चंडीगढ़ के निवासियों को, वो पिछले 10 साल में पूरे नहीं हो पाए। और हमने ये वादा किया है हमारे घोषणा पत्र में कि चंडीगढ़ जैसे महानगरों में, शहरों में महापौर सीधे चुने जाएंगे, डायरेक्ट चुनाव होगा। अभी कुछ राज्यों में डायरेक्ट चुनाव होता है,
कुछ शहरों में इनडायरेक्ट चुनाव होता है, पर हमने ये वादा किया है हमारे राष्ट्रीय घोषणा पत्र में कि यहाँ जैसे महानगर हैं, चंडीगढ़ जैसे शहर हैं, वहाँ महापौर का चुनाव डायरेक्ट चुनाव होगा, जनता चुनेगी महापौर, और महापौर का समय 5 साल का होगा। ये हर साल ये नाटक जो रचाया जाता है, मेयर के इलेक्शन, मेयर का इलेक्शन नहीं, वो मेयर का सिलेक्शन होता है। हम चाहते हैं कि असली तौर से मेयर का इलेक्शन हो, चंडीगढ़ की जनता अपने मेयर को चुने और उनको 5 साल का समय मिले, जो कुछ वो वादा करते हैं उसको पूरा करने के लिए। इसके अलावा जो चंडीगढ़ में आईटी को लेकर जो उपलब्धियां हुई थी वो पिछले 10 साल में रुक गए हैं, और हमने ये भी वादा किया है हमारे राष्ट्रीय घोषणा पत्र में कि चंडीगढ़ जैसे शहर जहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो शिक्षा की संस्थाएं भारी मात्रा में हैं, उसको आईटी को लेकर, आधुनिक विज्ञान को लेकर वहाँ उद्योग की स्थापना को प्रोत्साहन हम जरूर देंगे। और ख़ास तौर से वायु प्रदूषण और पर्यावरण को लेकर जो चुनौतियां हैं, आज सार्वजनिक स्वास्थ्य पर खतरा है, पर्यावरण से, वायु प्रदूषण से, रासायनिक संदूषण से, और उससे ठीक से निपटने के लिए हमने कई कदम का जिक्र किया है। हम विकास चाहते हैं, पर उसके साथ साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना है, क्योंकि पर्यावरण को अगर हम सुरक्षित रखेंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी सुरक्षित होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि 4 तारीख जून को इंडिया जनबंधन को जनादेश मिलने वाला तय हो चुका है। स्पष्ट और निर्णायक जनादेश होगा, और जैसा कि 2004 में हुआ था, 20 साल बाद वही इतिहास दोहराया जाएगा। और जो सवाल बार बार करते हैं प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, मैं आपको याद दिला दूं, 2004 में 13 तारीख को कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के सहयोगी दलों को जनादेश मिला, और 3 दिन के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नाम प्रधानमंत्री के रूप में उसकी घोषणा की गई थी। मैं समझता हूँ इस बार 3 दिन भी नहीं लगेंगे और जल्दी से प्रधानमंत्री चुने जाएंगे, नियुक्त किए जाएंगे, और उनके लिए 5 साल का समय जरूर मिलेगा। हमारे देश में चुनाव सौंदर्य के प्रतियोगिता नहीं होते हैं, ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं होता है हमारे देश में। हमारे देश में चुनाव पार्टियों के बीच में होता है। हमारा लोकतंत्र पार्टी केंद्रित लोकतंत्र है, व्यक्ति केंद्रित लोकतंत्र नहीं है। इसीलिए जो सवाल बार बार किया जाता है कौन बनेगा प्रधानमंत्री, ये गलत सवाल है। सही सवाल ये है किस पार्टी को, किस गठबंधन को जनादेश मिलेगा। और अब तक जो रुझान आए हैं, 5 चरणों के चुनाव तो हो चुके हैं, पर 2 चरणों के बाद ही रुझान स्पष्ट था कि इंडिया गठबंधन को निर्णायक जनादेश मिलना तय हो चुका है। शुक्रिया। अगर आपके कुछ सवाल हैं एक एक करके मुझे पूछेगा, मैं सभी का जवाब दूंगा। वन बाय वन एक एक करके। देश में चुनाव 2 सियासी पार्टियों के बीच में चल रहा है या हिंदू या मुस्लिम के बीच में चल रहा है? क्योंकि बीजेपी भाषण हिंदू मुस्लिम से स्टार्ट करती है, खत्म भी नहीं करती। देखिए, प्रधानमंत्री की सारी रणनीति 19 तारीख के बाद हिंदू मुस्लिम उन्होंने बना दिया, और सभी मुद्दों को वो हिंदू मुस्लिम की नजरिए से देख रहे हैं। हमने आरक्षण की बात की, उन्होंने धर्म के आधार पर आरक्षण की बात उन्होंने शुरू किया। हमने आर्थिक विकास की बात की, उन्होंने धर्म के आधार पर विकास की बात उन्होंने शुरू किया। तो बार बार, क्योंकि प्रधानमंत्री पहचान गए, वो जान गए कि जो विकसित भारत की बात तो नहीं करते हैं, वो विकास की बात तो नहीं करते हैं, वो बात यही कर रहे हैं कि आरक्षण धर्म के आधार पर किया जाएगा, बजट जो है सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये बिल्कुल झूठ है। ये झूठ की महामारी फैला रहे हैं 19 तारीख से। ऐसे तो 10 साल से कर रहे हैं, पर खास तौर से इस चुनाव अभियान में अपने प्रचार अभियान जो है पिछले 1 महीने से
वो बार बार सिर्फ सांप्रदायिक नजरिए से ये चुनाव लड़ रहे हैं। हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। हम धर्म के राजनीतिकरण के खिलाफ हैं। धर्म एक आस्था की बात है, एक व्यक्तिगत बात है। हम एक बहुधार्मिक देश हैं और हमारा संविधान कहता है सर्वधर्म समभाव। हम सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखते हैं। शायद न्यूज़ 24 से नहीं, गुटबंदी नहीं है। जो बंदी हुई है हमारे देश में सिर्फ नोटबंदी हुई है, कोई गुटबंदी नहीं हुई है। हम एक हैं, एकजुट हो। और इस नोटबंदी की वजह से मैं आपको शुक्रगुजार हूं, आपने मुझे ये सवाल पूछा, क्योंकि पंजाब और हरियाणा में सारा MSME जो बंद पड़ा हुआ है वो इस नोटबंदी की वजह से हुआ है। और एक और बात मैं कह दूं, आज 12 दिन हो गए हैं। 12 दिन पहले हमारे निवर्तमान प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक टेम्पो लेकर अडानी और अंबानी काले धन का बोरी कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में पहुंचा रहे हैं। ये नोटबंदी का क्या मकसद था? 8 जून 2016 को नोटबंदी की घोषणा प्रधानमंत्री ने की थी। तब उन्होंने क्या कहा था? मित्रों, काला धन खत्म हो जाएगा। पर 12 दिन पहले प्रधानमंत्री के मुंह से खुद ये शब्द निकलते हैं कि अडानी और अंबानी काले धन के बोरी लेकर कांग्रेस पार्टी के ऑफिस पहुंच रहे हैं। ईडी को लगाया, हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करवाया, ईडी को लगाया, अरविंद केजरीवाल को जेल में भेज दिया। पर ये अडानी और अंबानी के खिलाफ क्यों नहीं ईडी कार्रवाई कराते? ये काला धन इनके पास है, टेम्पो में ले जा रहे हैं, आप रोक क्यों नहीं देते? एक हाँ प्रधानमंत्री चुनाव में बहुत कुछ दावे करते रहते हैं। मैं सभी दावों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करने वाला हूं। 1971 में क्या हुआ सब लोग जानते हैं। 2 देश, एक पाकिस्तान था और एक बांग्लादेश उभर कर आया, और सब लोग जानते हैं ये हमारी सेना के त्याग से हुआ, बलिदान से हुआ, उनके वीरता से हुआ। और प्रधानमंत्री कौन थी उस समय? इंदिरा गांधी थी। हमारे निवर्तमान प्रधानमंत्री तब क्या कर रहे थे मुझे पता नहीं। तो ऐसी दुनिया भर की बातें बोलते रहते हैं। सभी बातों का उस पर मैं नहीं कुछ बोलने वाला हूं। और पर एक और मिसाल है ये प्रधानमंत्री का, जो बार बार धर्म को लेकर ये मुद्दा लेते हैं और अपनी चुनाव प्रचार को एक धार्मिक या सांप्रदायिक रंग देने का कोशिश करते हैं। ये एक और मिसाल है। किसके बारे में? ब्राह्मण अरे, मिसाइल का एक्सपोर्ट तब होगा जब मिसाइल का प्रोडक्शन होगा। मिसाइल का प्रोडक्शन की शुरुआत के बाद ही निर्यात हो सकता है। और सारे पब्लिक सेक्टर कंपनियां, सारे एयरपोर्ट बेचे गए हैं, एक पूंजीपति दोस्त खरीदा है। सारे बंदरगाह बेचे गए हैं, एक पूंजीपति दोस्त खरीदा है। आप देखिए ना, पिछले 10 साल में जो हमारी सार्वजनिक संपत्तियां थी, जो पिछले 70 साल में बनाए गए थे, इस्पात के कारखाने, फर्टिलाइजर के फैक्ट्री। अभी यहाँ देखिए NFL के 2 फैक्ट्री हैं, पानीपत में और बठिंडा में, जो 40 साल पहले रखाए गए थे, उसका भी निजीकरण होने वाला है। तो सारा पब्लिक सेक्टर जो बेचा जा रहा है, और ये प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि अब मैं मिसाइल एक्सपोर्ट कर रहा हूं। यहाँ क्या कर रहे हैं वो बताइए ना।
आप एमएसपी का वादा करते हैं किसानों को। 3 साल पहले आपने ड्रोन से किसानों पर आंसू के गैस फोड़े। 700 किसान मारे गए, शहीद हुए, उनके बारे में तो कुछ नहीं बोलते हैं, पर मिसाइल की एक्सपोर्ट की बात करते हैं। जब वो 3 काले कानून वापस लिए तब उन्होंने किसान संगठनों को वादे किए थे ना, एमएसपी का कानूनी दर्जा दिया जाएगा। नहीं, एमएसपी का कानूनी दर्जा नहीं दिया जाएगा, मिसाइल का एक्सपोर्ट होगा। उन्होंने ये भी कहा था कर्जा माफी होगा, नहीं कर्जा माफी नहीं होगा, मिसाइल का एक्सपोर्ट होगा। ये तो प्रधानमंत्री तो क्या किस दुनिया में रह रहे हैं। पर प्रधानमंत्री, ये निवर्तमान प्रधानमंत्री बेमिसाल हैं क्योंकि वो भगवान है, वो इंसान नहीं है। आप पूछ चुके हैं, एक मिनट प्लीज, एक बार आप एक मैं कोई जल्दी में नहीं हूँ, आप आराम से पूछिए। जयराम जी, कल पीएम ने पटियाला में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों को धोया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो है सबसे भ्रष्ट पार्टी बताया कि जो है आज के टाइम में सबसे भ्रष्ट पार्टी आपको कहा, और 84 सिख दंगों की जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी, ये दोनों मिलकर दिल्ली में लड़ रहे हैं और पंजाब में दिखावा कर रहे हैं। तो एक ये उन्होंने आपके बारे में आरोप लगाया। देखिए, मैं प्रधानमंत्री के झूठ के बारे में मैं रनिंग कमेंट्री नहीं दूंगा। बोलिए, अगर कुछ तथ्यों के आधार पर कुछ बोलते हैं मैं उसकी उस पर टिप्पणी कर सकता हूँ। अमनदीप, हाँ जी, आप हो गया आपका हो चुका जी, प्लीज एक हो गया। No, I don't have to, I am not obligated to respond to every outrageous comment of a Prime Minister. I am not obligated to respond to all these charges. शांति से सवाल। It has nothing to do, it has nothing. आगे कोई सवाल है? आ रहा हूँ। अब आ रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। आप थोड़ा शांत रहेंगे? मैं जवाब दे रहा हूँ, मुझे जवाब देने का मौका तो दीजिए। आप लड़ क्यों रहे हो? अगला सवाल। मैं उनका जवाब तो दूं, उनका जवाब तो दूं, एक एक करके का सवाल में जवाब कर दे। एक एक करके जवाब तो दूं। आप लोग तय कर लीजिए किसका जवाब दूं। मैं हिंदी में बोलूंगा, अंग्रेजी में बोलूंगा, और अगर आपको समझ में नहीं आया मैं पंजाबी में बोलूंगा, ठीक है। जो आपने सवाल पूछा है, ये 2024 के चुनाव हैं। इसमें मुद्दे किसान अन्याय का है, युवा अन्याय का है, हिस्सेदारी अन्याय का है, महिला अन्याय का है और श्रमिक अन्याय का है। 1971 में क्या हुआ, किसने क्या किया, वो इस चुनाव के मुद्दे नहीं है। इस चुनाव के मुद्दे पर प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते हैं। वो बोलिए, पिछले 10 साल में जो आपने वादे किए थे आपने कितना पूरा किया, उसके बारे में तो आप पूछते नहीं है और वो बोलते नहीं है। हमने देखा है 42 इंटरव्यू उन्होंने दिया है। ये तो इंटरव्यू नहीं है, उनसे सवाल खुद ही लिखते हैं, जवाब खुद ही देते हैं। पर कैसे सवाल पूछे गए उनसे, 1971 में क्या हुआ, अगर मैं 1947 में था तो मैं इस विभाजन नहीं होने देता। चाइना को लैंड कंसीड कर दी। ये कहां से? 19 जून 2020 को 19 जून 2020 को सारा देश गवाह है। एक सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा है कोई सीमा पार करके नहीं आया है, न कोई हमारे जमीन पर बैठा है। यानी कि चीन के साथ कोई मुठभेड़ नहीं हुआ। तो 40 जवान गलवान में मारे गए, जो शहीद हुए, उन पर इतना बदनाम प्रधानमंत्री ने किया। और ये 1971 की बात करते हैं, 1947 की बात करते हैं। अरे उनको कहना चाहिए 1857 में अगर होता तो 1857 में अंग्रेज को मैं
खत्म कर देता। ये तो प्रधानमंत्री किस दुनिया में रह रहे हैं? प्रधानमंत्री की भाषा पर हम कैसे विश्वास कर सकते हैं? माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री नहीं, निवर्तमान प्रधानमंत्री, निवर्तमान प्रधानमंत्री की भाषा को हम कैसे विश्वास कर सकते हैं? जो व्यक्ति कहता है कि मैं भगवान हूं, किस तो हम जानते हैं कि वो झूठ जीवी है। किसानों को उन्होंने आंदोलन जीवी कहा था, मैं कह रहा हूं ये झूठ जीवी है। और दुनिया भर की बातें बोलते हैं 1971 को लेकर, 1947 को लेकर, ये इतिहास है, इतिहास के घटने घटे हैं। और प्रधानमंत्री को ये सब अभी याद आ रहे हैं। अगर मैं होता, मैं ये करता, सवाल वो नहीं अगर ये होता। 10 साल पहले आपने कहा था हर एक के खाते में 15 लाख रुपया काला धन जमा होगा, क्या आपने किया कि नहीं? 2 करोड़ युवाओं को मैं रोजगार दूंगा, आपने दिया कि नहीं? पहलवानों, महिला पहलवानों के साथ बेइज्जती हुई है, आपने कार्रवाई की कि नहीं? यही तो सवाल है। आपका जवाब मिल गया? जवाब मिल गया आपका? ऑलरेडी वापस मोदी जी कल में थे, कल उन्होंने कहा कि इंडिया गठजोड़ में हर साल एक नया प्रधानमंत्री होगा। ये वो गाय का दूध है जिसका घी खाने के लिए सभी इनके जो गठबंधन के साथी हैं वो आपस में झगड़ा करेंगे। इंडिया जनबंधन को जब जनादेश मिलेगा 4 तारीख, याद रखिए, मैं अगर मिलेगा नहीं कह रहा हूं, जब मिलेगा कह रहा हूं। जब जनादेश मिलेगा 4 तारीख को स्पष्ट और निर्णायक जनादेश होगा। और 2004 में 3 दिन लगे मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री, जो घोषणा की गई थी प्रधानमंत्री बनेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह यूपीए सरकार की, मैं समझता हूं इस बार 2 दिन भी नहीं लगेंगे। और एक प्रधानमंत्री होंगे, वो 5 साल तक सरकार संभालेंगे। और ये एक मिनट, और ये एक लोकतांत्रिक तरीके से चुना जाएगा। ये लोकतंत्र को बचाने के लिए प्रधानमंत्री होंगे, हमारे संविधान को सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री होंगे। एक तरफा तोप चलाने वाले प्रधानमंत्री नहीं होंगे, ये मैं आपको बता दूं। तानाशाही नहीं होगी हमारे देश में। एक सवाल है, आज शहजाद पुनेवाला जी चंडीगढ़ में है, उनकी प्रेस वार्ता चल रही है, उनका दावा है कि 310 सीटें तो वो जीत चुके हैं। दूसरा, इंडी अलायंस का नेता कौन? अगर गलती से सरकार आ भी जाती है तो उनका पीएम कौन होगा? क्या हर साल वो अपना पीएम बदलेंगे? किसका? मैंने जवाब दे दिया, मैंने दे दिया, मैंने जवाब दे दिया। आप एनडीए, एक मिनट, आप एनडीए की पूछ रहे हैं कि इंडिया की पूछ रहे हैं? इंडिया, हाँ, क्योंकि एनडीए और इंडिया के बीच में मैं आपने एनडीए कहा, पर ठीक है, वास्तविक है, क्योंकि अगर आप इंडिया से पहला आई निकाल दो, पहला आई इंसानियत, उसको निकाल दो, दूसरा आई ईमानदारी, उसको निकाल दो, क्या बचा? एनडीए बचा ना। इंडिया में 2 आई निकाल दो, एनडीए बच गया। तो वास्तविक है, आपने इंडिया नहीं पूछा, आपने एनडीए के बारे में पूछा। पर आपका सवाल महत्वपूर्ण सवाल है। मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री 19 तारीख तक विकसित भारत की बात कर रहे थे। 19 तारीख तक मोदी की गारंटी, अपनी 56 इंच की छाती थपथपाकर मोदी की गारंटी बात कर रहे थे, बुलेट ट्रेन की बात कर रहे थे 19 तारीख तक। 20 तारीख से क्या बात हुई? हमारा न्याय पत्र मुस्लिम लीग का न्याय पत्र है, कांग्रेस पार्टी मंगलसूत्र हिंदुओं से लेकर मुसलमानों को दे देगी, यही तो भाषा शुरू हो ना। तब जब हमने संविधान की बात उठाई, आरक्षण की बात उठाई, उन्होंने कहा कि मुसलमान को आरक्षण देंगे। तब उन्होंने क्या कहा? बुलडोजर लगाएंगे राम मंदिर। ये पूरी भाषा बदल गई। ये 310 सीट वालों पार्टी की भाषा नहीं है, ये उस पार्टी की भाषा है जो बौखलाई हुई है, ये उस पार्टी की भाषा है जो परेशानी में है। और ये निवर्तमान प्रधानमंत्री हैं, और जिस व्यक्ति ने ये 310 का दावा किया है, ये निवर्तमान गृह मंत्री है।
एग्जाम्पल सेट की जा सकती थी अगर स्वाति मालीवाल के इशू पे आप न्याय होगा। मैं सवाल जानता हूँ यार, आपका सवाल क्या जानता हूँ मैं, सवाल जानता हूँ, मैं बार बार कह चुका हूँ, जो जांच हो रही है निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और जो कोई गुनहगार है, जो कोई साबित किया जाता है, जांच के बाद कार्रवाई करनी है, की जानी चाहिए। पर वही जो सवाल हमसे ये पूछ रहे हैं, ये प्रज्वल रेवन्ना के बारे में क्यों नहीं कहते? डिप्लोमेटिक पासपोर्ट लेकर वो भगोड़ा बन गया है, उसके बारे में तो प्रधानमंत्री कुछ बोलते नहीं। विजय माल्या के बारे में कुछ नहीं बोलते, नीरव मोदी के बारे में कुछ नहीं बोलते। अभी तो प्रज्वल रेवन्ना कैसे इल्जाम लगाए उनके ऊपर, चार्जशीट है, उनके पिताजी को गिरफ्तार किया गया है, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट लेकर वो भाग गए हैं, और ये बिल्कुल प्रधानमंत्री के जानकारी में है। जी, अब जांच से पहले हमने पहले, अरे यार पहले दिन हमने कहा जांच होनी चाहिए, जांच के आधार पर जो कोई कार्रवाई करनी है कीजिए, उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। हमने बिल्कुल स्पष्ट कहा, ये कांग्रेस पार्टी हो या और कोई पार्टी हो। सर, कल हरियाणा में चुनाव है और बीजेपी ने एक आपत्ति जताई है कि महालक्ष्मी फॉर्म जो है वो भरवाए जा रहे हैं वहां पर, जिसको लेकर बीजेपी ने आपत्ति जताई कि वोटर्स जो है को भ्रमित करने की कोशिश जो है कांग्रेस कर रही है। ये फॉर्म है, इसमें क्या है बताइए? सच्चाई ये है, सच्चाई ये है कि 8 करोड़ परिवारों तक ये गारंटी कार्ड पहुंचाया गया। यहाँ कहाँ है जानकारी? किसका मोबाइल नंबर है, किसका नाम है, मुझे बताइए। पहले था, तब इलेक्शन कमीशन ने कुछ आपत्तियां जताई, हमने निकाल दिया। असली बात यह है कि हरियाणा में 10 सीटों में बीजेपी की ओर से 6 पूर्वी कांग्रेस वाले लड़ रहे हैं, उनको उम्मीदवार नहीं मिले। 10 में से 6 पूर्व कांग्रेस के नेता हैं, और वो जानते हैं कि कांग्रेस हरियाणा में उनकी सरकार गई, वो अभी बहुमत में नहीं है, उनको मेजॉरिटी नहीं है, और इस लोकसभा के चुनाव के बाद आप देखेंगे हरियाणा की सरकार जरूर चली जाएगी। सर, आपका हो चुका है, एक उनको मौका दो। हाँ हाँ, अब शांत होकर नेक्स्ट 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 कल एक टीवी चैनल पे एक शो हुआ, बड़ा लंबा, हमने भी देखा। उसी पर सवाल है, मोदी जी बोले उसमें, उन्होंने बोला कि मैं सबसे सीनियर वर्ल्ड में लीडर हो गया हूँ, सबसे सीनियर, और तीसरी बार जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो मतलब विश्व में सबसे ये बड़ा, मतलब इस तरह कल बोले, इस पर क्या कहें? ये बिना मतलब की बातें बोलते रहते हैं, दुनिया भर की। मैंने युद्ध बंद करा दिया, यूक्रेन में युद्ध मैंने बंद करा दिया, इस पर क्या बोल सकते हैं? ये बच्चों वाली बात है, सुपर सीनियर का सर्टिफिकेट, इस पर इसको गंभीरता से नहीं ले सकते। ये तो बिल्कुल नाटकबाज, ड्रामेबाज है और झूठजीवी है। ये निवर्तमान प्रधानमंत्री गलती से भी सच नहीं बोल सकते। मैडम हाँ मैडम, एक मिनट। पंजाब में अलग अलग है, अलग। हाँ, पंजाब में हम क्यों अलग अलग हैं? दिल्ली में हम एक होकर लड़ रहे हैं, ठीक है। हरियाणा में एक सीट हमने आम आदमी पार्टी को दिया है, गुजरात में भी 1-2 सीटों में अंडरस्टैंडिंग था, पर पंजाब में हम क्यों लड़ रहे हैं? पंजाब में इसलिए लड़ रहे हैं क्यों जनादेश हमें मिला था पंजाब की जनता से। विधानसभा के चुनाव के वक्त हमें विपक्ष में बैठने का जनादेश था। जो पार्टी सत्ता में है उसके साथ गठबंधन बनाने का जनादेश नहीं था, विपक्ष में बैठने का जनादेश था, और उस जनादेश का हम पालन कर रहे हैं। हम पंजाब में मुख्य विपक्ष की पार्टी हैं, और उसी अवतार में, क्योंकि आजकल अवतारों का ज़माना है, इंसान भगवान के अवतार लेकर धरती पर उतरे हैं, तो हमारा अवतार जो है पंजाब में विपक्ष का अवतार है।
सत्ता पक्ष का अवतार नहीं है। 2022 में जो इवेंट जाएगा, सांसद बनेगा, तो इंडिया अलायंस की बात सुनेगा या सिर्फ कांग्रेस की बात सुनेगा? क्या है? ये वो जो इंडिया जीत के जाएंगे सांसद वो किसकी बात सुनेंगे, अपनी पार्टी की कि इंडिया अलायंस की, किसकी बात? एक इंडिया जनबंधन के लिए एक समन्वय समिति है, कोऑर्डिनेशन कमेटी है, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी कर रहे हैं। 4 बैठकें हो चुकी हैं, पटना में, मुंबई में, दिल्ली में और बेंगलुरु में। नहीं, पंजाब में किसके साथ? हम तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं। मैं कह रही हूँ, आज जो सांसद बन के जाएगा दिल्ली में, वो इंडिया अलायंस की बात सुनेगा या फिर वो बात सुनेगा सिर्फ कांग्रेस की? जो सरकार बनेगी वो इंडिया जनबंधन की सरकार है, ठीक है। ये जो इंडिया जनबंधन है राष्ट्रीय चुनावों के लिए है, विधानसभा चुनावों के लिए नहीं। तो जो कोई लोकसभा, मैं जानता हूँ लोकसभा में इंडिया जनबंधन की सरकार की हिस्सा होंगे। पंजाब से जो सांसद चुने जाएंगे वो कांग्रेस के सांसद हैं, पर कांग्रेस के सांसद लोकसभा में इंडिया जनबंधन की सरकार को समर्थन देंगे। सर का नहीं, हाँ बहुत कांग्रेस हाँ, बोलिए ना, बोलिए। कांग्रेस और बीजेपी में सिर्फ एक चीज का फर्क हो गया कि भाजपा रणनीति में आगे निकल गई। वो कैसे? उन्होंने शुरू में 400 का नारा दिया, 3 चरण तक आपने कुछ नहीं बोला, लेकिन जब आपको लगा कांग्रेस को कि 400 नारा देने के कारण वो गलत में जा रहे हैं, तो 3 चरण के बाद आपने कहना शुरू किया राहुल जी ने कि 150 से ऊपर नहीं जाएंगे, अखिलेश ने कहा 200 से ऊपर नहीं जाएंगे। तो क्या आपको लगा कि आपने रणनीति बाद में आपने पहले क्यों नहीं कहा कि 200? 400 पार की नारा जब पहली बार लगाई गई थी प्रधानमंत्री की ओर से, निवर्तमान प्रधानमंत्री की ओर से, मैंने खुद कहा था, और 400 पार का असली मकसद क्या है? 400 पार का असली मकसद इस संविधान को बदलना। और जब इस विचार को समर्थन मिला अलग अलग राज्यों में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, जहां पहले और दूसरे चरण में चुनाव हो रहे थे, तब उन्होंने 400 पार की बात ही बंद कर दी। असली बात तो यह है। 400 पार तो आपको लगा कि 400 का नारा देने के कारण वो जीत रहे हैं, तब 3 चरण के बाद आपने ये प्लानिंग करी कि 150 आ रही है, 200 आ रही है, इन लोगों को ये भार है, मतलब ये कहना चाह रहा हूं कि आपने रणनीति लेट करी। मैं आपको पहला नारा बीजेपी का क्या था? 400 पार। 400 पार के पीछे राज क्या था? हमने खुलासा किया। वो 400 पार बंद हो गए, वो 400 पार की बात नहीं कर रहे हैं। अभी हिंदू मुस्लिम मंगलसूत्र, भैंस भूल गया। एक भैंस है कांग्रेस पार्टी, 2 भैंस है कांग्रेस पार्टी, 1 भैंस रह जाएगी। यही तो प्रधानमंत्री बाचा इस स्तर पर गिर चुके हैं, भैंस की बात बोल रहे हैं। इधर सर, राइट कांग्रेस पार्टी ने नारा दिया कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। उसके दौरान भी जितनी महिलाओं को टिकटी के मुकाबले मेल पर्सन के काफी कम थी। आज की भी बात करें तो आज भी पंजाब की खास तौर पर बात करें तो वो महिलाओं सुन लें। क्या कांग्रेस पार्टी के पास लड़ने के लिए महिलाएं कम है, जब बात दावों और वादों पर सीखते? कम नहीं है, पर जब चुनाव के लिए उम्मीदवार सिलेक्ट किए जाते हैं, कई फैक्टर आते हैं। सीईसी में चर्चा होती है, और क्या वो उम्मीदवार के पास साधन है, क्या उम्मीदवार मजबूत तरीके से लड़ सकते हैं, इस पर चर्चा होती है। और जहां महिला कैंडिडेट है, महिलाओं को टिकट दिया गया है। अगर आप क्या मुझे पूछ रहे हैं कि ज़्यादा महिला को टिकट देना चाहिए था, मैं समझता हूं सभी पार्टियों को ये लागू होता है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी पर लागू नहीं होता, ये सभी पार्टियों पर लागू होता है, सभी पार्टियों पर। सर आप एक इधर सर ऐसे सर, कैमरा है, आप वहाँ बैठ के पूछिए ना सर, आराम से। बार बार संविधान बचाने की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं। मेरा एक सवाल यह है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है, आपकी इंडिया गठजोड़ की सरकार आती है, आप पब्लिक सेक्टर को बचाएंगे कि प्राइवेट सेक्टर निजीकरण को बढ़ावा देंगे? इनका सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है।
बड़े उत्तेजित होकर उन्होंने ये सवाल किया। इस सवाल का जवाब मैं पहले दे चुका हूँ। कांग्रेस पार्टी निजीकरण के खिलाफ है। हम ये निजीकरण होने नहीं देंगे। जिस तरीके से पिछले 10 साल में एयरपोर्ट बेचे गए हैं, बंदरगाह बेचे गए हैं, इस्पात के कारखाने बेचने का प्रयास किया गया है, अलग अलग पब्लिक सेक्टर की फैक्ट्रियां बेचे गए हैं, और खास तौर से 2 या 3 पूंजीपतियों को ये फायदा मिला है। और इसका एक नतीजा है जो आरक्षण है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, वो समाप्त हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। तो हम इस अंध निजीकरण के खिलाफ है। इसका माने नहीं है कि हम निजी निवेश के पक्ष में नहीं हैं। हम निजी निवेश चाहते हैं, पर हम बैंकों का निजीकरण के खिलाफ है, रेलवे का निजीकरण के खिलाफ है, स्टील फैक्ट्री, फर्टिलाइजर फैक्ट्री, सभी फैक्ट्रियों का निजीकरण के खिलाफ है। इसमें कोई शक नहीं होनी चाहिए। एक मिनट, इन्होंने आरक्षण की बात की। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री निवर्तमान प्रधानमंत्री बार बार हम पर आरोप लगाते हैं कि हम आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। मैं मोदी जी से सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में यह तय किया था कि SC, ST और OBC का आरक्षण 50% के ऊपर नहीं हो सकता, यानी कि 50% की सीमा रखी गई दलित, आदिवासी और OBC के आरक्षण के लिए। पर तमिलनाडु में 69% आरक्षण है SC, ST और OBC के लिए। और ये जो हमारा संविधान है सिर्फ तमिलनाडु का कानून को सुरक्षित करता है। नवी सूची में सिर्फ तमिलनाडु का कानून शामिल किया गया है। मेरा सवाल प्रधानमंत्री जी, निवर्तमान प्रधानमंत्री से यही है कि क्या आप ये 50% की सीमा बढ़ाएंगे कि नहीं? कांग्रेस पार्टी ने अपने गारंटी में कहा है, हिस्सेदारी न्याय को लेकर मैं पढ़ूंगा, संवैधानिक संशोधन द्वारा 50% सीमा हटाकर SC, ST और OBC को आरक्षण का पूरा हक देंगे। ये हमारा गारंटी है। इस पर निवर्तमान प्रधानमंत्री ने अब तक अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। हाँ जी, आ रहा हूँ। सॉरी, नहीं, अलग अलग राज्यों में सीमा अलग अलग होती है। कुछ राज्यों में 75 तक जाता है, कुछ राज्यों में 80 तक जाता है। पर अगर आप नवी सूची देखें हमारे संविधान का 257 एंट्री, वो 257 एंट्री क्या कहता है? सिर्फ तमिलनाडु का कानून इसमें शामिल किया गया है। 257, थोड़ा बूढ़ा हो गया हूँ, सीधा नहीं दिखा। हाँ, 257 तमिलनाडु बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी कि तमिलनाडु का कानून। तो 69% सुरक्षित है। अगर हरियाणा में 75% है, अगर पंजाब में मिसाल के तौर से 70% है, उसको भी सुरक्षित रखना चाहिए। तो सर इसका क्या होगा जो आप संविधान में कास्ट बेस्ड सेंसस करवाने जा रही है? सही सवाल पूछा आपने, यही असली सवाल है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, टीवी इंटरव्यू में क्या कहा, 71 में क्या मैं करने वाला था, आपने सही सवाल पूछा। हमने हिस्सेदारी हक को लेकर गारंटी दी है कि हम हमारे देश में सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना कराएंगे। सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना कराएंगे। हमारे देश में कितने SC हैं, कितने ST हैं, कितने OBC हैं, ये सब जनगणना के माध्यम से जानकारी हासिल की जाएगी। सॉरी, नहीं, एक बार ही जनगणना होने दीजिए, बाद में हमें यह तय करना होगा। ये संविधान के आधार पर SC और ST को आबादी के मुताबिक आरक्षण दिया जाता है, SC और ST को और OBC को भी। पर जब आपके पास आबादी की गिनती ही नहीं है,
तो आरक्षण हवा में दे रहे हो ना, आरक्षण कोई ज़मीनी हकीकत पर नहीं दे रहे हो। अगर मिसाल के तौर से पंजाब में ये निकला कि 32% आबादी दलित है, तो 32% आरक्षण उनको मिलना चाहिए ना, वो नहीं मिल रहा है। तो जाति जनगणना कराना बहुत ज़रूरी है, गिनती करना बहुत ज़रूरी है, जिस पर निवर्तमान प्रधानमंत्री बिल्कुल चुप है, उन्होंने कुछ नहीं कहा है। पर कांग्रेस पार्टी ने कहा है सामाजिक और आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति, हर वर्ग की गिनती की जाएगी, ये हमारी गारंटी है। और कुछ सवाल? हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन। कुछ मानसिक बीमारी तो जरूर दिखती है, मानसिक संतुलन खो बैठे हैं प्रधानमंत्री। मैं पहले से कहकर आ रहा हूं कि मानसिक कुछ बीमारी जरूर है। एक तो पहली बीमारी उनको पहले से ही थी कि गलती से भी सच नहीं बोल सकते थे, वो झूठ की बीमारी, झूठ की महामारी वो फैला रहे थे। पर उसके साथ साथ जो व्यक्ति कहता है मैं इंसान नहीं हूँ, मैं पैदा नहीं हुआ हूँ, भगवान ने मुझे यहाँ रखा है, तो कुछ जरूर गड़बड़ है। आज लास्ट इशू आज अमर उजाला। बैठ के नहीं, मेयर और एमपी का एरिया पॉपुलेशन वोटर्स आर द सेम, so would it not lead to clash between the two mayor and MP because it happens to be? देखिए, हमने जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तब ये संवैधानिक दर्जा देने की बात की गई थी, जो अंत में 73वां और 74वां संविधान संशोधन बिल बना। 74वां संशोधन बिल नगर पालिकाओं के लिए लागू होता है, मेयर इलेक्शन के लिए लागू होता है। हमने राज्यों पर छोड़ दिया। तो कुछ राज्य हैं, मिसाल के तौर से मैं आपको बताता हूँ, भोपाल में महापौर सीधे चुनाव किया जाता है और भोपाल के मेयर को 5 साल का टर्म मिलता है। पर चंडीगढ़ है, बेंगलोर है, मुंबई है, जहाँ इनडायरेक्ट चुनाव, यानी कि आप चुनते हैं काउंसिल के लिए और वहाँ इनडायरेक्टली महापौर को चुनाव होता है। हमने ये कहा है कि ऐसे शहर हैं हमारे देश में, जिसमें चंडीगढ़ भी शामिल है, जहाँ मेयर का चुनाव सीधा होना चाहिए, जनता की भागीदारी होने की ज़रूरत है, जनता की भूमिका डायरेक्टली होनी चाहिए, समक्ष रूप से होनी चाहिए, और उस मेयर को 5 साल का टर्म दिया जाना चाहिए। तो ये हमने हमारे घोषणा पत्र में कहा। मेयर का काम अलग है, सांसद का काम अलग है। यानी एरिया एक ही हो सकता है, पर जो मुद्दे, मिसाल के तौर से मैं आपको कहता हूँ, सांसद की जिम्मेदारी बनती चीन की सीमा पर क्या हो रहा है, डिफेंस के बारे में, कूटनीति के बारे में, इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में, ये सांसदों की जिम्मेदारी होती है। महापौर की जिम्मेदारी क्या होती है? चंडीगढ़ में पानी, ड्रेनेज, सैनिटेशन, चंडीगढ़ का पर्यावरण सुरक्षित रखना, ये चिंता की बात है, सभी की भूमिका होती है। मैं नहीं कहता हूँ एमपी की भूमिका नहीं होगी, पर प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी होती है? मेयर की होनी चाहिए। बीजेपी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर अपनी पीठ थपथपाती है और कहती है कि कांग्रेस ने लगातार रुकावटें डाली है राम मंदिर निर्माण को लेकर। कांग्रेस पार्टी में हम सब राम के पुजारी हैं, राम के व्यापारी नहीं। जिस तरीके से इन्होंने राम मंदिर का राजनीतिकरण किया, ये 22 जनवरी 2024 को जो समारोह अयोध्या में किया गया था, वो एक राजनीतिक समारोह था, जिसका विरोध धार्मिक नेताओं ने भी किया। कांग्रेस पार्टी को भूल जाइए, शंकराचार्यों ने किया,
और एक व्यक्ति के आत्मगौरव को किया गया। हालांकि 4 महीने बाद वो व्यक्ति अपने आप को भगवान मानने लगा है, पर 22 जनवरी को वो इंसान था और उनके आत्मगौरव के लिए वो समारोह का आयोजन किया गया। तो इसीलिए हमारे अध्यक्ष और सोनिया गांधी जी ने कहा, हम आपके निमंत्रण को स्वीकार करने में स्थिति नहीं। इसका माने ये नहीं है हम राम के पुजारी नहीं, हम राम के पुजारी हैं और राम भक्ति हमारी संस्कृति की परिभाषा है। मेरे नाम में पहला नाम राम है, दूसरे नाम में भी राम है, 2 राम का, कई ऐसे लोग, बहुत से लोग, सारे लोग हैं। पर हम धर्म के राजनीतिकरण के खिलाफ हैं। और जरूर प्रधानमंत्री इसलिए भौखलाए गए हैं क्योंकि राम मंदिर को लेकर जो उनकी उम्मीदें थी कि राम मंदिर को हम एक चुनावी मुद्दा बनाएंगे, वो विफल हुआ। उत्तर प्रदेश में आप चुनाव के नतीजे देखेंगे, बीजेपी की सीटों की संख्या में बहुत भारी कटौती हो और ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि जिस तरीके से इन्होंने राम मंदिर को चुनावी मुद्दा बनाने के लिए प्रयास किया, जनता ने उसको ठुकराया। एक अंतिम लास्ट हाँ जी सुप्रीम कोर्ट में आज एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल था। फॉर्म 17C का मैटर था सुप्रीम कोर्ट में। उसमें यह था कि कोई शायद इंटरिम ऑर्डर आएगा सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 5 चरण के बाद हम इलेक्शन की व्यवस्था को अपसेट नहीं करना चाह रहे। कोई इंटरिम ऑर्डर नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट ने। किसके बारे में? फॉर्म 17C का मैटर जो अच्छा वो सर जो एक वोट्स का वो अभी आज दोपहर पर उस पर सुनवाई होने वाली है। पर जो आपने मुद्दा उठाया है, मैं उस पर 1-2 शब्द कहना चाहता हूँ। हम इस चुनाव में, हमारा चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान से चुनाव आयोग को अधिकार दिया गया है, पर हम बहुत निराश हैं, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि चुनाव आयोग निष्पक्षता से अपना काम नहीं कर रहा। हम शिकायत करते रहते हैं चुनाव आयोग को, उसको नजरअंदाज किया जाता है। प्रधानमंत्री की भाषा पर हमने आपत्ति जताई है कि वो आचार संहिता का उल्लंघन है, उसका नजरअंदाज किया गया। हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाए, हम चुनाव आयोग से मिल नहीं पाए वीवीपैट के मुद्दे को लेकर, ईवीएम के मुद्दे को लेकर। तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था, वो कहती है सुप्रीम कोर्ट को कि फॉर्म 17C जनता को कोई अधिकार नहीं, जनता का कोई हक नहीं है, सिर्फ उम्मीदवारों को हम देंगे। ये बिल्कुल गलत है और आज इसकी सुनवाई, आज दोपहर को इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है। जी थैंक यू, प्लीज एक मिनट। शुक्रिया। देखिए, हमारे आंकड़े, हमने जो विश्लेषण किया है, पहले 4 चरणों में 328 सीटों में चुनाव हुआ। ऐसे तो जो मतदान का प्रमाण है, जो वोटर टर्नआउट है, वो 2 दिन के अंदर पता चल जाता है औपचारिक तौर से वोटर टर्नआउट क्या है। पहली बार ये हुआ है, 11 दिन लगे हैं, 11 दिन पहले चरण के बाद, और दूसरे चरण के बाद 4 दिन लगे हैं। अगर आप पहले 4 चरण देखें, जो आंकड़े चुनाव आयोग ने चुनाव के बाद दिया था और जो आंकड़े अभी दे रहे हैं, करीब 1 करोड़ मतदाताओं का फर्क है। यानी कि हर एक लोकसभा सीट में 28,000 वोट कहां से आए? ये कहां से आए? ये मशीन कहां से आए बताइए। हमने मांग की है
इसका स्पष्टीकरण दीजिए, इसको हमें समझाइए। हो सकता है हम मूर्ख हैं, हम समझते नहीं हैं, हो सकता है हम उतने बुद्धिमान नहीं हैं जितना कि चुनाव आयोग के सदस्य हैं। जब 1 करोड़ मतदान का फर्क है और हर एक, मैं आपको बता दूं, मेरी शशि थरूर कमिंग है टुमारो 27 यहाँ शशि थरूर जी आने वाले हैं। शशि थरूर के सीट में 58,000 करोड़ का अंतर है, 58,000। और हमारे चुनाव में लोग 20,000 30,000 से हार जाते हैं। राहुल जी अमेठी 2019 में 45,000 वोट से हारे थे, कुछ लोग 20,000 वोट से हारे हैं, 10,000 वोट से हारे हैं। तो 28,000, और मिसाल के तौर से शशि थरूर की लोकसभा सीट जो है वहां 58,000 है। तो हमने मांग की है, इसका स्पष्टीकरण करिए, ये कैसे हुआ है, हमें समझाइए। कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कुछ गोलमाल तो नहीं है, हमें विश्वास दिलाइए। अब तक चुनाव आयोग ने विश्वास नहीं दिलाया है, क्योंकि पारदर्शिता बिल्कुल नहीं है चुनाव आयोग के कामकाज। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस का स्टैंड क्या रहेगा? हम चुनाव का बहिष्कार तो नहीं कर सकते, हम सिर्फ चैनलों का बहिष्कार सकते हैं, चुनाव का बहिष्कार नहीं कर सकते। चुनाव का बहिष्कार नहीं करेंगे, 6वां चरण होगा, 7वां चरण होगा, चुनाव में भाग लेंगे। हमें चुनाव के बाद हाईकोर्ट जाने का रास्ता तो है, और वो लंबा 10 साल लग सकते हैं, 15 साल लगते हैं। इसीलिए अभी जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, आज दोपहर को वो एक नागरिक संस्था गई है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। हम मांग करते रहें, दबाव हम बरकरार करें। धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट का भी एक फैसला आया है जिससे जो चुनावों के दौरान अपनी वेबसाइट पर वोटर टर्न अपलोड करने की बात है उसको खारिज कर दिया है। चुनाव आयोग का ये कहना है कि अभी 5 फेज के चुनाव हो चुके हैं और इसलिए उनके पास इतनी मैन पावर नहीं है कि उसको अपलोड कर सकें। ये सब बहाने हैं। अगर वो चाहते हैं वो 4-5 घंटे में ये कर सकते, ये सब बहाने, ये सब बहाने हैं, ये सब अपलोड हो सकता है। हालांकि ये सारी जानकारी उम्मीदवारों के पास है, उम्मीदवारों के पास है, पर ये जानकारी पब्लिक के पास नहीं है। तो पब्लिक को पूरा अधिकार है एक लोकतंत्र में, वो फॉर्म 17C को डाउनलोड करने का अधिकार है। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। एक छोटा सा